नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां, संस्कृतछात्राणां, संस्कृतविदुषां, संस्कृतकर्मिणां च। आरम्भे मङ्गलम् आचरामः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मयेधि। वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान्। संदधाम्यमृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु। तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरी वाक इंद्रिय मेरे मन में स्थित हो और मन वाणी में स्थित हो, अर्थात मेरी वाग इंद्रिय और मन एक दूसरे के अनुकूल रहें। हे स्वप्रकाश परमात्मन, तुम मेरे समक्ष आविर्भूत हो। हे वाक और मन, तुम मेरे प्रति वेद को लाओ। मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूं, अर्थात मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे। मैं रित वाचिक सत्य का भाषण करूं और सत्य मन में निश्चय किया हुआ सत्य बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी और वक्ता की रक्षा करे। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने भारत का कलात्मक वैभव, उसका प्रथम व्याख्यान आरंभ किया था। उसमें केवल भूमिका के रूप में नाट्य शास्त्र के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था। नाट्य शास्त्र की विषय वस्तु बहुत व्यापक है, विद्वान लोग जानते हैं, आप लोगों को भी परिचय होगा। इसमें अध्यात्म, दर्शन, योग, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, मल्ल विद्या, धनुर्विद्या, गायन, वादन, नर्तन, अभिनय, चित्रकला, मनोविज्ञान, भाषा शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण, कारुक शिल्प, काष्ठ शिल्प, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक जिनको कहते हैं, और अगणित विद्याओं और शिल्पों का समन्वय है। इसी के साथ इसमें भारतीय संस्कृति का प्राक वैदिक काल से लेकर ईस्वी सन प्रथम शती तक का इतिहास छिपा हुआ है। इस ग्रंथ की महत्ता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि इसने काव्य और कला की दो परंपराओं को एक साथ जन्म दिया। एक धारा बाद में काव्य शास्त्र कहलाई, दूसरी संगीत नृत्य शास्त्र। इस ग्रंथ की छाया पर प्रत्येक शताब्दी में बहुमूल्य ग्रंथों की रचना होती रही। हम सब जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के बारे में जितना कुछ हम विस्तार से कहें वो कम है। नाट्य शास्त्र के अध्यायों के बारे में, नाट्य शास्त्र की प्रामाणिकता, इसका इतिहास और विषय वस्तु, उसको लेकर
विस्तार की बजाय संक्षेप में मैं आपके सामने रखूं कि किस प्रकार से इसके 37 या 36 अध्यायों के बारे में विद्वानों ने निर्णय किया और किस प्रकार पांडुलिपियां मिलती गई पूरे देश में और विश्व में इस पर काम होता रहा। तो आइए, आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत है। और हम आगे चलते हैं कि अन्य कलाओं से पहले नाट्य शास्त्र को आप और हम एक प्रकार से थोड़ा पृष्ठभूमि के रूप में और आधार भूमि के रूप में समझ लें। इनकी अध्यायों की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम कुछ जाने, उससे पहले इस बात को भी हमें समझना होगा कि देश में नाट्य शास्त्र के 2 रूप प्रचलित है। आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर जी, प्रणाम, आपका स्वागत है। और डॉक्टर राहुल रंजन जी, सबको अगर मैं संबोधित ना कर सकूं तो सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, आप सब आते जाएंगे। मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि व्याख्यान में थोड़ा बीच बीच में अवरोध होता है, तो आप कंटिन्यू करें। आरंभ में आप सबका स्वागत करता हूं और अंत में भी आपको धन्यवाद स्वागत करूंगा प्रणाम के साथ। तो मैं आगे चलता हूं। प्रकृतम अनुसरामः काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत निर्णय सागर प्रेस मुंबई से छपने वाले नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय है। चौखम्मा प्रकाशन बनारस से छपने वाले नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय थे। प्राच्य विद्या से प्रकाशित होने वाले नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय है। देश के विद्वानों का बहुमत बड़ौदा से प्रकाशित पाठ को सबसे अधिक प्रामाणिक मानता है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं या 37, यह विवाद 12वीं शताब्दी में क्या खास घटना हुई थी, आप विद्वान लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से अभिनव गुप्त जी ने जो टीका लिखी है 12वीं शताब्दी में, अभिनव गुप्त के सामने भी यही बात रही। जब अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की अभिनव भारतीय टीका लिखनी शुरू की, तब प्रारंभ के मंगलाचरण में उन्होंने स्वयं लिखा कि मैं भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के 36 अध्यायों की व्याख्या लिख रहा हूं। किंतु जब ग्रंथ का समापन किया, संपूर्ति की, तब उन्होंने लिखा 37वें अध्याय की समाप्ति यहां करता हूं। जिस अभिनव भारती के प्रारंभ में आचार्य अभिनव गुप्त ने 36 अध्यायों की घोषणा की, उसी ग्रंथ के 37वें अध्यायों की उन्होंने टीका लिखी। अध्यायों की गिनती समझने में इसलिए कोई परेशानी नहीं होती कि नाट्य शास्त्र की रचना पुराणों की लेखन शैली के अनुसार हुई है। इस शैली की कुछ विशेषताएं हैं। जब एक अध्याय समाप्त होता है, तब शास्त्रकार लिखता है कि यहां अमुक विषय पूर्ण हुआ या समाप्त हुआ, संपन्न हुआ, अब आगे मैं अमुक विषय का कथन करूंगा। नाट्य शास्त्र के प्रत्येक अध्याय के अंत में लेखक उस अध्याय में वर्णित किए जाने वाले विषय की संपन्नता की चर्चा करता है और अगले अध्याय के विषय की घोषणा करता है। अब आइए, प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त केवल विवरण हम इस व्याख्यान में समझ लें, फिर आगे अगले व्याख्यानों में विस्तार से बात करेंगे। प्रथम अध्याय में ग्रंथकार ने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया है। उसके बाद लेखक कहता है कि एक अवकाश के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ऋषियों ने मुझसे पूछा, या भरत मुनि को पूछा, कि नाट्यवेद की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई। भरत ने ऋषियों को उत्पत्ति का इतिहास बताया कि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों और चारों उपवेदों का ध्यान करके उनसे सामग्री ली और पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मैंने, यानी भरत ऋषि ने, अपने 100 पुत्रों को इसकी शिक्षा दी। श्रृंगार रस के प्रयोग के लिए इसमें
महिलाओं की कमी थी। ब्रह्मा जी ने 24 अप्सराएं दी। नारद जी ने गांधर्व वेद की शिक्षा दी। भगवान शिव की आज्ञा पर तंडु शिव के गण के रूप में, शिष्य के रूप में तंडु ने मुझे नृत्य की शिक्षा दी। सभी देवी देवताओं ने हमें आशीर्वाद दिया और तभी से नाट्य की प्रतिष्ठा यज्ञ और जप के समान हो गई। इसके द्वारा मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होता है और उसे सत्य और सदाचार की शिक्षा मिलती है। यह प्रथम अध्याय की विषय वस्तु है। दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय, इसमें भरत बड़े, बीच के और छोटे अर्थात 3 प्रकार के प्रेक्षागृह अर्थात नाट्यशालाएं बनाने के विधान को विस्तार से समझाते हैं। रंगशाला बनाने से पहले भूमि और मिट्टी की परीक्षा तथा भूमि साफ करने के नियम बताते हैं। परिमाण नाप के लिए वे हाथ या डंडे का नाप तय करते हैं। कई तरह के नक्शे बताते हैं तथा रंगमंच और दर्शकों के बैठने का विधान समझाते हैं। यह भी बताते हैं कि अमुक अमुक नक्षत्रों में भूमि पूजन तथा रंगशाला बनाने का काम शुरू करना चाहिए। ध्वनि के निर्देश, छत बनाना, समतल भूमि बनाना, लकड़ी की सज्जा तथा अलग अलग दिशाओं में देवताओं की स्थापना का निर्देश दिया गया है। अध्याय 3 की विषय वस्तु है रंगमंच के 45 पंचचत्वारिंशत् देवताओं की चर्चा करते हैं भरत मुनि। देवताओं के पूजन की सामग्री और विधि विधान पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। नाट्यशाला की प्रतिष्ठा के लिए अन्य निर्देश भी देते हैं। नाट्य शास्त्रकार कहते हैं कि नाट्यगृह बन जाने के बाद 1 सप्ताह तक ब्राह्मणों द्वारा जप कराना चाहिए। रात्रि आगमन से पूर्व स्नान आदि करके मंत्रों से देवताओं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे 3 रात्रि तक उपवास रखें, तब मंत्रोच्चार करें। इसके बाद सामग्री से होम करने की रीति समझाते हैं भरत मुनि। पश्चात शुभ अशुभ विचार के लिए कलश भेदन की क्रिया समझाते हैं। इस वर्णन में शास्त्रकार बार बार यह चेतावनी देते हैं कि अग्नि भी शायद इतनी जल्दी किसी वस्तु को नहीं जला सकती जितना जल्दी नियम रहित नाट्य का प्रयोग मनुष्य को नष्ट कर देता है। इसके बाद शास्त्रकार रंग प्रदीपन की क्रिया पर आते हैं और कहते हैं कि दीपों से प्रेक्षागृह को आलोकित करने का विधान सदैव ध्यान में रखना चाहिए। रंग प्रदीपन में प्रेक्षागृह के प्रत्येक भाग में प्रदीपन का निर्देश देते हैं। पूजन विधान से मंत्रोच्चार के समय 45 देवताओं की पूजा के अतिरिक्त राजा तथा प्रजा के कल्याण की कामना भी करते हैं। इसके बाद अध्याय 4, इस अध्याय का संबंध नृत्य की शिक्षा से है। वे पुराण इतिहास बताते हुए कि हमने एक बार ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान शंकर के सामने त्रिपुरदाह और अमृत मंथन नामक 2 प्रदर्शन प्रस्तुत किए थे। शंकर जी ने ये प्रदर्शन देखकर कहा कि ये प्रयोग शुद्ध है, इन्हें चित्र प्रयोग बनाना है तो इसमें नृत्य सम्मिलित करो। पहले वाले प्रयोग में नृत्य नहीं था, तो शिव जी ने परामर्श दिया कि इसमें नृत्य भी आप सम्मिलित कीजिए। भगवान शंकर ने अपने प्रिय शिष्य तंडु को निर्देश दिया। उन्होंने भरत मुनि, और भरत एक जाति मानते हो, बाद में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्तियों के द्वारा नाट्य शास्त्र का ये संरचना हुई है परंपरा में। तो भरतों को नृत्य शिक्षा दी। तंडु ने नृत्य शिक्षा हेतु हमें सबसे पहले 108 मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। इन्हें शास्त्र में करण कहा गया है। करणों के संयोग से अंगहार बनते हैं।
भरतों को बाद में 32 अंगहार सिखाए गए। इस प्रकार भरत मुनि और उनके अनुयायियों ने नृत्य और नृत्य की शिक्षा लेकर उसे नाट्य में जोड़ा। तो नृत्य, नृत्य और नाट्य, ये 3 शब्द है जिसको बाद में हम विस्तार से समझेंगे कि नृत्य, नृत्य और नाट्य में कितना सूक्ष्म और टेक्निकल अंतर है। अब हम अध्याय 5 पे आते हैं। 5वें अध्याय में भरत मुनि ने पूर्व रंग के विधान का विस्तार से विवेचन किया है। पूर्व रंग प्रदर्शन से, अंतिम प्रदर्शन से पूर्व तथा प्रदर्शन के आरंभ की क्रियाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। वाद्य वादकों के बैठने का स्थान मंच के किस ओर रखना चाहिए, वाद्य वादकों तथा गायक गायिकाओं को आगे पीछे किस प्रकार बैठना चाहिए क्रम में, वाद्यों को मिलाने का क्रम क्या होना चाहिए, प्रदर्शन प्रारंभ करते समय किस विधान से तथा किन पात्रों से मंच पर मंगलाचरण कराना चाहिए, नृत्य पहले प्रारंभ करना चाहिए, नर्तकी को पुष्पांजलि के साथ मंच पर किस प्रकार उपस्थित करना चाहिए या प्रस्तुत होना चाहिए, नर्तकी को बाद में, एक नर्तकी के बाद अन्य नर्तकियों के दल को किस प्रकार नृत्य करना चाहिए, विदूषक आदि को मंच पर कब और किस प्रकार आकर नाटक के कथानक की भूमिका बांधनी चाहिए, आदि आदि विवरण इस अध्याय में दिया गया है। 5वें अध्याय में। 6ठे अध्याय में भरत मुनि रस की चर्चा करते हैं। वे नाटक में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स तथा अद्भुत नामक 8 रस बताते हैं। रसों के देवताओं का परिचय देते हैं, रसों के रंग बताते हैं, प्रत्येक रस के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं, उस रस से संबंधित उसके छोटे से छोटे अंग का विवेचन करते हैं और बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से बताते हैं कि रस मानसिक आनंद देने वाली वस्तु है। रसों से भावों का संबंध भी स्पष्ट किया गया है और रस तथा भावों के परस्पर संबंध से रसानुभूति की प्रक्रिया पर भरत मुनि ने प्रकाश डाला है। अध्याय 7। इस अध्याय में भावों का विस्तार से 6ठे अध्याय में रस और 7वें अध्याय में भाव विवेचन किया गया है। भावों के 5 प्रकारों को बताया है। 8 स्थायी भावों में रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय नामक भावों के हृदय में उदय होने के कारणों का विवेचन किया गया है। 33 व्यभिचारी भावों में निर्वेद, ग्लानि से लेकर त्रास और वितर्क तक के भावों का विवेचन किया गया है। 8 सात्विक भावों में पसीना आना, जड़ हो जाना, कांपने लगना, आंसू आना, मुख का रंग बदलना, रोमांच हो आना, गला रुंध जाना तथा मूर्छित होना आदि का विवेचन किया गया है। इन भावों के प्रयोग करने की विधि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है तथा विभिन्न रसों में प्रयोग होने वाले भावों का विवेचन किया है। 8वें अध्याय में अभिनय शिक्षा का क्रम आरंभ होता है। अभिनय के आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक नामक 4 भेद हम सब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इन चारों की शाखा प्रशाखाएं का विभाजन हो जाता है और उनके प्रयोग की विधियों के निर्देश देते हैं भरत मुनि। आंगिक अर्थात शरीर संचालन की विधियां बताते हुए वे पहले शरीर को अंगों और उपांगों में विभाजित करते हैं। उसके बाद सिर, भौं, पुतली, पलक, नाक, मुंह, ठोड़ी, हाथ, बगल, पेट, कमर, जंघा तथा तलुए, पैर के तलुए आदि के संचालन की सैकड़ों विधियां बताते हैं। इसी अध्याय में
भरत मुनि 36 प्रकार की दृष्टियां बनाने की शिक्षा देते हैं। दृष्टि को 36 प्रकार से कैसे अभिव्यक्ति दी जाए और उसका संचालन किया जाए, और देखने के 8 प्रकार समझाते हैं कि 8 तरह से हम देख सकते हैं। इसी अध्याय में भरत मुनि ने शरीर के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अंगों के संचालन की विधियां तथा उनके प्रयोगों की विस्तृत शिक्षा दी है। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि वह पुतलियों तथा पलकों के चलाने के साथ साथ भ्रुकुटी जो बोलते हैं, भौं और आंख के तारे, जिसको हम लोग आंख का रेटिना जो कहते हैं, उसके संचालन की विधियां भी विस्तार से बताई है। अध्याय संख्या 9। इस अध्याय में 64 प्रकार की हाथ की मुद्राएं बनाने की शिक्षा दी गई है। चतुष्षष्ठी मुद्रा। हाथों की मुद्राओं में भरत मुनि एक हाथ की 24 मुद्राएं, दोनों हाथ की 13 मुद्राएं तथा नृत्त हस्त की 27 मुद्राएं बताते हैं। भरत मुनि इन्हें असंयुत हस्त, संयुत हस्त तथा नृत्त हस्त कहते हैं। प्रत्येक मुद्रा का वे नामकरण करते हैं और उसके प्रयोग के स्थान और प्रसंग बताते हैं। इसके बाद वे 10 प्रकार की अंगुली संचालन तथा 4 प्रकार की कलाई संचालन की विधियां बताते हैं। आगे वे छाती चलाने की, बगल चलाने की, पेट चलाने की, कमर चलाने की, ऊरू जंघा चलाने की तथा पांव चलाने की अनेक विधियों और उनके उचित प्रयोग के संबंध में विस्तार से विवेचन करते हैं। आंगिक शिक्षा का यह विधान योग के आसनों की भांति है। अष्टांग योग में आसन सर्वप्रथम, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार में आसन, यम नियम संयम के बाद जो है, तो आसनों की भांति ये आंगिक शिक्षा देते हैं। शरीर के छोटे छोटे भाग को वे योगासनों की शिक्षा के द्वारा अभ्यास कराकर अभिनय के लिए तैयार कराते हैं। अध्याय संख्या 10। 10वें अध्याय में चारी, चर धातु से चारी बनेगा। भरत मुनि चारियों के बारे में बताते हैं। नृत्य में चारी का विशेष महत्व, अभिनय में भी नृत्य में भी। मंच पर विशेष प्रकार से संगीत और ताल के साथ चलने की क्रिया का नाम चारी है। रिपीट करूंगा, मंच पर विशेष प्रकार से संगीत और ताल के साथ चलने की क्रिया को चारी कहते हैं। यह चलना भी कोई साधारण नहीं है। चारियों की रचना में करण, खंड तथा मंडलों का प्रयोग होता है। वे चाहते हैं कि उसका कलाकार मंच पर चाहे एक पांव भी चले, किंतु उसके चलने में कलात्मक सौंदर्य होना चाहिए। इसलिए भरत मुनि इसके साथ लय और ताल को जोड़ते हैं। वे 16 प्रकार की आकाशचार्यों तथा 16 प्रकार की भूमिचार्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसी प्रसंग में भरत मुनि धनुष तथा अन्य शस्त्रों को अभिनय में चलाने की विधियां बताते हैं। अंत में व्यायाम के नियम, आहार तथा वर्जनाएं क्या नहीं आहार में लेना चाहिए, ये बताने के बाद व्यायाम करने वालों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इस बात का वे निर्देश करते हैं। 11वें अध्याय में भरत मुनि मंच पर घूमने तथा मंडलाकार प्रस्तुति के नियम बताते हैं। इस प्रसंग में सबसे पहले वे 10 प्रकार के आकाश मंडल तथा 10 प्रकार के भूमि मंडलों को का विधान समझाते हैं, कैसे बनाया जाए उसको। इन मंडलों को बनाने के लिए नृत्य के किस करण का, किस हस्तक का, किस पाद का तथा किस कटी आदि का प्रयोग किया जाता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। 11वें अध्याय के बाद अब 12वां अध्याय, 12वां अध्याय है। इस अध्याय में पात्रों को
शिक्षा देते हैं भरत मुनि कि मंच पर प्रवेश किस प्रकार करना चाहिए, पांवों को उठाकर किस प्रकार किस गति से भूमि पर लाना चाहिए, चलने के समय लय कौन सी प्रयुक्त करनी चाहिए, उत्तम प्रकृति के, मध्यम प्रकृति के तथा अधम प्रकृति के लोगों को मंच पर किस प्रकार चलना चाहिए। पश्चात वह गमन करे। भरत मुनि कहते हैं कि दिन में तथा रात में चलने में क्या अंतर रखना चाहिए। राजा की चाल, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की चाल, दुखी व्यक्ति की गति चाल, विदूषक की चाल, सर्दी से ठिठुरते हुए की चाल, वर्षा में भीगते हुए की चाल, भयभीत व्यक्तियों की चाल, जल में तैरने की चाल। मंच पर तैरना है जल में, तो कैसे चलेंगे जिससे दर्शक को लगे कि अभिनेता कुशीलव मंच पर जल में तैर रहा है। जल में तैरने की चाल, रथ की चाल, आकाश में उड़ने की चाल, वृद्ध व्यक्तियों की चाल, लंगड़े की चाल, बालक की चाल, स्त्रियों की चाल, नशे में मस्त नशीले व्यक्ति की चाल, प्रेमी प्रेमिका के मिलने की चाल, रोगी की चाल, घोड़े की चाल, हाथी की चाल, सर्प की चाल, शेर की चाल इत्यादि अनेक प्रकार के गति, चाल, संचालन आदि का विशद वर्णन इस संदर्भ में किया गया है। मंच पर परिक्रमा करने से स्थान परिवर्तन के नियम बताए गए हैं। द होल वर्ल्ड इज स्टेज, तो उस स्टेज को पूरा विश्व सामने रख के कैसे हमको गति बदलने के साथ स्थान परिवर्तन हो जाता है मंच पर, इसका निर्देश किया गया है। मंच पर परिक्रमा करने से स्थान परिवर्तन के नियम बताए गए हैं। पश्चात सोने के प्रकार बताए गए हैं। स्वस्थ आदमी को, रोगी को, बच्चों को, थके हुए आदमी को किस प्रकार सोना चाहिए। अंत में विभिन्न लोगों के बैठने के आसनों का वर्णन है। राजा, ऋषि, गुरु, मंत्री, रानी, कुमार, सेनापति, दूत तथा वेश्या, गणिका आदि को सोने, सुवर्ण के, चांदी के, लकड़ी के, रेशम के, रुई के, मृगछाला के, बैंत आदि के आसनों का विधान विस्तार से समझाया गया है। और अब अध्याय 13 की बात मैं करता हूं। इस अध्याय का शीर्षक कक्षा विभाग है, लेकिन इसमें भरत मुनि ने रंग कर्म अनेक सार्थक पक्षों की शिक्षा दी है। मंच की पूर्व पश्चिम दिशाएं निर्धारित करके पात्रों को प्रवेश नियम बताए हैं। जो पात्र मंच पर बाद में प्रवेश करता है उसे बाहर से आया हुआ समझने का नियम स्पष्ट किया है। मंच को कक्षाओं में विभाजित किया गया है और विभिन्न कक्षों के नामकरण दिशाओं के आधार पर किए गए हैं। आगे इसी अध्याय में पात्रों का निर्देश दिया गया है कि भूमिका करते समय क्षेत्र विशेष की प्रवृत्तियों में आवंती, पांचाली, औद्रमागधी तथा दाक्षिणात्य के निवासियों में स्त्री और पुरुषों के रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल तथा स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए। और निर्देश दिया है कि जिस क्षेत्र के पात्र की भूमिका करनी है, जिस क्षेत्र के पात्र की भूमिका करनी हो, उस क्षेत्र की प्रवृत्ति का ध्यान भूमिका करने वाले को अवश्य रखना चाहिए। अंत में प्रयोग के सुकुमार और आविद्ध नामक दो रूपों का संबंध नाट्यधर्मी और लोकधर्मी परंपराओं से जोड़कर बताया गया है कि सांकेतिक अभिनय की प्रणाली नाट्यधर्मी कहलाती है और उपकरण तथा सामग्री के साथ किया जाने वाला अभिनय लोकधर्मी परंपरा से संबंधित है। नाट्यधर्मी परंपरा और लोकधर्मी परंपरा, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से अनंतर में बताने का प्रयास करेंगे। आज के व्याख्यान का समय यहीं पर पूरा हो रहा है। मैंने अनेक ग्रंथ से
उपादान सामग्री लेके आपके सामने इन 13 अध्यायों की विषय वस्तु संक्षेप में रखी है, जिससे कि हमारी पृष्ठभूमि बने। जो इतना बड़ा आकर ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और उसके अध्ययन के लिए और अध्यापन दोनों के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। किंतु हमारा विनम्र प्रयास है कि भरतनाट्य शास्त्र और बाकी ललित कलाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य, शिल्प, इसको हम यथावसर, यथामति, यथाशक्ति आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी श्रृंखला में हमारा जो तीसरा व्याख्यान होगा वो 17 तारीख को दिन में 11 बजे हम करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।